नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है बूढ़ी माँ का कारनामा। बेटा बस अब और नहीं, बेटा खाए रबड़ी और माँ खाए खिचड़ी। बूढ़ी माँ ने बेटे के दांत खट्टे कर दिए, बेटे को अदालत में घसीट लाई। प्रिय दर्शकों, इस कहानी की सबसे खास बात और राज की बात आपको कहानी के अंत में पता चलेगी, तो इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के अंधेरे में कमरे में बैठी राधा जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपनी चारपाई पर लेटी हुई वह इधर से उधर करवटें बदल रही थी। आंखों में नींद तो नहीं थी, पर लेटे लेटे वह कब अतीत के गलियारों में खो गई पता ही नहीं चला। उन्हें वह दिन आज भी भली भांति याद है, जब उनके बेटे के रूप में आदित्य ने जन्म लिया था। राधा जी और उनके पति कैलाश जी फूले नहीं समा रहे थे। अपने बेटे के पैदा होने की खुशी में पुलिस विभाग में रहने वाले कैलाश नाथ जी अपनी कॉलोनी में देसी घी के लड्डू बंटवाए थे। उनके आसपास रहने वाले सभी लोग उनको बधाइयाँ देने आए थे। अरे मुबारक हो राधा, तुम्हें तो पहली बार में ही बेटा पैदा हो गया, तुम तो बड़ी ही किस्मत वाली हो। अरे मैंने सुना है तुम्हारी जेठानी को 3 बेटियां हुई हैं, तब जाकर के उसको बेटा पैदा हुआ है, और तुमने तो पहली बार में ही बेटा पैदा कर दिया। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से कटेगा। बुढ़ापे में बहू बेटा बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे अपनी जेठानी से पूछो, जिसके पास 3 बेटियां हैं, बेचारी की पूरी जिंदगी अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ने में निकल जाएगी। दान दहेज का पैसा इकट्ठा करते करते उनकी कमर टूट जाएगी, और ऊपर से बेटियां तो पराई घर की होती है ना। अपने ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करेंगी, बाद में बुढ़ापे में जा कर के तब कहीं उन्हें बहू का सुख मिलेगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तो बड़ा है, तुम्हारे घर में जल्दी ही बहू आ जाएगी। गांव के औरतों की बातें सुनकर राधा जी फूले नहीं समा रही थीं। उनको भी लग रहा था कि हाँ, बेटा पैदा होने से जैसे वह 7वें आसमान पर पहुंच गई हों। उस समय पर राधा जी के चेहरे पर बेटे की माँ होने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। वह अपने भाग्य पर खूब इतरा रही थी। राधा जी के पति कैलाश नाथ जी पुलिस विभाग में नौकरी करते थे। वे अपने पत्नी से कहते हैं, मैं पुलिस में जरूर हूँ राधा, लेकिन एक एक पैसा बहुत ईमानदारी से कमाता हूँ। मैंने कभी भी बेईमानी की एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई है। राधा, मेरी एक इच्छा है कि मैं पुलिस विभाग में जरूर हूँ, लेकिन मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मेरा बेटा एक बड़ा अफसर बने। मैं उसको खूब अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जितने भी पैसे खर्च होंगे मैं करूँगा। 4 की जगह 2 रोटियाँ खा लूँगा, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। राधा जी कहती हैं, अरे ठीक है जी, जो तुम्हें ठीक लगे वह करना। अभी तो तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, जब पढ़ने लायक हो जाएगा तब पढ़ा लेना। अभी तो छोटे बच्चे की खुशहाली मनाओ। और फिर दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। आदित्य 6 साल का हो गया है। अब वह स्कूल जाने लगा है। आदित्य का मन तो पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद में लगता है। आज आदित्य के हाई स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। कैलाश नाथ जी अपनी ड्यूटी से आज जल्दी आ जाते हैं और अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं। वह अपनी पत्नी राधा जी से कहते हैं, अरे ओ राधा, राधा याद है, आज आदित्य के हाई स्कूल का परिणाम आने वाला है। हाँ याद है, पता नहीं इस लड़के का क्या परिणाम आएगा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह बस पास हो जाए। वैसे पढ़ाई में तो इस लड़के का बिल्कुल भी मन नहीं लगता। राधा, अगर आदित्य पास हो जाएगा तो हम लोग भगवान के पास पूरे 500 रुपए के प्रसाद चढ़ाएंगे।
दोनों पति पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं कि तभी आदित्य घर में आता है, लेकिन उसके लटके हुए चेहरे को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि वह फेल हो गया है। पूरे घर में मातम सा छा जाता है। फिर अगले साल की पढ़ाई के लिए कैलाश नाथ जी अपने बेटे के लिए घर पर ही ट्यूशन लगवाते हैं और अपने बेटे को सख्त हिदायत देते हैं कि मन लगाकर पढ़ना। लेकिन फिर भी आदित्य अपने पिता की बातों को अनसुना करता है। घर वालों की लाख कोशिश के बावजूद भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो पैसे उसको किताब खरीदने के लिए दिए जाते वह फिल्में देखने में खर्च कर देता। एक दिन कैलाश नाथ जी को आदित्य के बुक में एक फिल्म की टिकट मिली। जब उन्होंने गुस्सा करके पूछा और 2 थप्पड़ लगाए तो उसने बात बनाते हुए कहा कि यह टिकट मेरी नहीं है, उसके दोस्त की है। उसके दोस्त ने उसकी बुक मांगी थी तो शायद उसी ने यह टिकट रख दी होगी। बात एक दिन की रहती तो ठीक होता, लेकिन अब तो आदित्य बात बात पर झूठ बोलने लगता। अपने माता पिता को खुश करने के लिए वह सामने से तो पढ़ाई का झूठा नाटक करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता। वह अपनी माँ से कहता, माँ देखना, इस बार मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राधा जी बहुत खुश होती हैं कि चलो अब उनका बेटा मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। कैलाश नाथ जी कभी कभी आदित्य को पढ़ाने बैठते तो उन्हें पता चल जाता था कि उनका बेटा कहाँ कहाँ पढ़ाई में कमज़ोर है। इसीलिए वह अपने बेटे से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगाते थे, लेकिन हाँ, बेटा पास हो जाए इसी में खुश होने की कोशिश करते थे। जब दोबारा से उसके हाई स्कूल का रिजल्ट आया तब भी वह फेल हो गया। अब तो दोनों पति पत्नी को निराशा ने घेर लिया। कुछ दिन बाद स्पष्ट कह दिया कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे यह पढ़ाई नहीं करनी। पिता के लाख समझाने के बाद भी उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब तो राधा जी और कैलाश जी हमेशा अपने बेटे से यही उम्मीद करते थे कि वह कुछ करने लगे। पढ़ाई न कर रहा है तो कुछ काम धंधा ही कर ले, बिजनेस या दुकान ही कर ले। लेकिन बुरी संगत के लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई और घर से स्कूल के लिए निकलता और स्कूल न जाकर पूरा समय अपने दोस्तों के साथ मटरगश्ती करता और फिल्में देखता, चौराहे पर बैठा रहता। अपने बेटे के लक्षण को देखते हुए माता पिता के सारे सपने चूर चूर हो गए। अब उनको चिंताओं ने घेर लिया। कैलाश नाथ जी की उम्र हो रही थी, अब उनकी नौकरी के कुछ ही समय बाकी थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैंने तुम्हें हर सुविधा देने की कोशिश की, तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया, उसके बावजूद भी तुमने अपनी माँ को और मुझे निराश कर दिया। अब तुम भी देख रहे हो कि मेरी उम्र हो रही है, 4-6 साल की नौकरी और बची है, इसके बाद मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। अब तुम्हें अपना कोई काम धंधा तलाशना होगा, ऐसे कब तक घर में बैठे रहोगे। तुम्हारी माँ भी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है और तुम्हारी माँ पूरी जिंदगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए जीवित नहीं रहेगी। अब तो कैलाश नाथ जी और उनकी पत्नी राधा जी को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। मेरी नौकरी हो जाने तक अगर बेटे ने कुछ नहीं किया तो वह घर कैसे चलाएगा, उसकी शादी कैसे होगी, वह अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा। राधा जी अपने पति से हमेशा कहती थी कि कुछ करो जिससे वह काम धंधा करने लगे। तुम्हारे बाद उसका पेट भरने वाला कोई नहीं है। अगर आपको अपने सिद्धांतों को भी त्यागना पड़े तो अपने बच्चे के लिए आप यह कर लो और अपने पुलिस विभाग में कुछ पैसे देकर उसकी नौकरी लगवाने की कोशिश करो। उदार स्वर में राधा जी ने अपने पति से कहा। उस रात दोनों पति पत्नी ठीक से सो नहीं पा रहे थे। उनके हृदय में बार बार यही बातें आ रही थी। अपने मन को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। जैसे तैसे इंटर कराने के बाद कैलाश नाथ जी अपने बेटे को पुलिस विभाग में कुछ उच्च अधिकारियों को पैसा देकर नौकरी करवा लेते हैं। राधा जी अपने बेटे की नौकरी लगने पर बहुत खुश हैं, लेकिन कैलाश नाथ जी को जरा सी भी खुशी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की नौकरी लगवाने के लिए अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ा था।
नौकरी करने के बाद अब उसकी शादी की बारी आती है। राधा जी अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने लगती हैं। अब तो उनके पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। घर में बेटे की शादी की तैयारी हो रही है। कुछ ही दिनों में बहू घर में आ जाती है। उनका घर खुशियों से भर जाता है। लेकिन यह खुशियाँ उनके घर ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। कुछ ही दिनों में राधा जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जब एक दिन हार्ट अटैक के कारण उनके पति की रात में मृत्यु हो जाती है। बहुत दिनों तक तो वे होश में ही नहीं रहीं। बड़े मुश्किल से अपने आप को संभालती हैं। फिर सोचती हैं कि चलो अब उनका बेटा बहू घर में आ गए हैं तो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके बेटा बहू उनका ख्याल रखेंगे। 1 साल तक तो बहू बेटे साथ में रहते हैं, लेकिन उसके बाद बेटे का ट्रांसफ़र प्रयागराज में हो जाता है। आदित्य अपनी माँ को छोड़कर अपने परिवार को लेकर प्रयागराज में शिफ्ट हो जाता है। राधा जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं इधर अकेले रहकर क्या करूँगी? मेरा तो इधर मन ही नहीं लगेगा। लेकिन आदित्य कहता है कि अभी आप इंतज़ार करो, हम उधर अच्छी तरह से सेट हो जाएं, तब तुम्हें ले आएंगे। अब राधा जी अपने घर में अकेले रहकर अकेलेपन से जूझ रही हैं। दिन ब दिन उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है। अकेली जान के लिए खाना बनाना भी उन्हें भारी पड़ रहा था। कई बार ऐसा होता है कि सुबह का खाना रात को खा लिया और रात का खाना सुबह को खा लिया, और कभी कभी तो तबीयत खराब हो जाती तो खाना बनाने का मन ही नहीं करता। 2-2 दिनों तक तो बस बिस्कुट के पैकेट पर ही रहती थी। एक एक दिन उन्हें पहाड़ सा लग रहा था। पति की थोड़ी बहुत जो पेंशन मिलती थी उससे उनकी जिंदगी का गुजारा हो रहा था। इसी तरह से अकेलेपन को झेलते हुए और अपने बेटे का इंतजार करते करते 8 साल बीत गए। पर इन 8 सालों में बेटे ने एक बार भी अपनी माँ के साथ रहने के लिए नहीं बुलाया। जब भी माँ अपने बेटे से कहती, बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, तो बेटा कोई न कोई बहाना बना देता। अपने बेटे के बातों को सुनकर राधा जी की आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक दिन वह अपने आंगन में सफाई का काम कर रही थी, लेकिन पानी होने की वजह से वह उधर फिसल कर गिर जाती हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आते हैं। जल्दी से अस्पताल ले गए। गिरने के कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर राधा जी के पास आता है और साथ में आए गांव के लोगों से कहता है कि इनके इलाज में कम से कम 30,000 खर्च हो जाएंगे। पहले आप उसको जमा कर दीजिए, उसके बाद ही इनका इलाज शुरू होगा। गांव वाले बेटे का नंबर लेकर यह खबर बेटे तक पहुंचा देते हैं। बेटा प्रयागराज से माँ के पास अस्पताल में आता है, पैसे भी जमा करवाता है और उनको अपने साथ शहर ले जाता है। शहर में उनकी बहू अपनी सासू माँ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। सुबह शाम उनकी पसंद का खाना बनाती है, पैरों की मालिश करती है, सास के कपड़े और बालों को धोती है, बालों में तेल लगाकर कंघी करती है। अपनी बहू की इतनी सेवा देख करके राधा जी लेटे लेटे सोच रही हैं कि मैं कैसी माँ हूँ, जो मैं अपने ही बेटे को गलत समझ रही थी, जो मैं अपने ही बेटे को कपूत समझ रही थी कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर शहर में आकर बस गया। लेकिन मैं पागल यह कैसे भूल गई कि मेरा बेटा नौकरी से शाम को घर आएगा तो उसका खाना कौन बनाएगा, उसके कपड़े कौन धोएगा। इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ शहर में आ गया। मैं उसे गलत समझती रही। मेरा बेटा मेरी बहुत चिंता करता है, तभी तो मुझे इधर ले आया। मैं स्वार्थी समझ रही थी, परंतु स्वार्थी तो मैं हो गई थी। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। और इसी उधेड़ बुन में आज राधा जी ने अपने बेटे बहू से कह दिया कि बेटा मैं भी हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। तुम लोगों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं गांव में अकेली रह के क्या करूँगी, अब मैं इधर ही रहूँगी। यह सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी को तो जैसे सांप सूंघ गया। वह दोनों एक दूसरे को अंदर कमरे में जाने का इशारा करने लगे। आदित्य की पत्नी उसे कमरे में ले गई और कहती है, आपने तो कहा था कि
कि मैं तुम्हारी माँ की अच्छी तरह से सेवा करूँगी, जिससे वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और तुम उनको घर छोड़कर आओ। लेकिन यह तो ठीक होने के बाद इधर ही रुकने को बोल रही हैं। अब मैं एक दिन भी इनका कोई काम नहीं करूँगी। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम थोड़ा समझा करो। अगर माँ इधर नहीं आती तो उसका गांव वाला घर कैसे बेच पाता। उसको इधर आने के बाद ही मैंने गांव वाले घर को बेच करके पैसे ले आया हूँ, वरना माँ तो उस गांव के घर को बेचने ही नहीं देती। और मैं इधर नहीं आता तो माँ के साथ अस्पताल में जो गांव वाले लोग आए थे, वह क्या सोचते कि मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर नहीं आया, अकेला गांव में छोड़ दिया। 4 लोग हमें ताने मारते, इसीलिए मैं उनको अपने साथ लेकर आया हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि माँ को अपनी सेवा करवाने का इतना शौक है कि जाने से ही मना कर रही है। तुम चिंता मत करो, अब देखो मैं कैसे इस माँ से छुटकारा पाता हूँ। अब क्या था, धीरे धीरे घर में कलेश होने लगे। आदित्य की पत्नी जब देखो तब धमकी देने लगी कि मुझे घर के इतने सारे काम नहीं होंगे, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, अपने माँ से ही करवाना इतना सारा काम। और वह पूरे 1 महीने के लिए अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। 1 महीने में राधा जी घर के सारे काम करती हैं। जब महीने भर बाद बहू वापस आती है तो कहती है, आदित्य, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर तुम्हारी माँ इस घर में रहेंगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर के मायके चली जाऊंगी। ऐसा कहकर वह मुंह बनाने लगती है। और तो और राधा जी के उस घर में बर्तन अलग कर दिए गए। अब वह अपने कपड़े खुद धोती, खाने के बर्तन भी खुद ही धुलती। उनके चरपाई और लेटने बिछाने के कपड़े भी अलग कर दिए गए। अब घर में उनकी कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की जाती थी। सबके खाना खाने के बाद उन्हें खाने के लिए दिया जाता था। अपनी बहू की बात सुनकर के राधा जी को ऐसा लगता जैसे किसी ने एक साथ हजारों कोड़े मार दिए हों। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। राधा जी सोचती हैं कि जब अपने बहू बेटे के घर आई थीं तो शुरू शुरू में बहू कितनी सेवा करती थी, लेकिन अब तो वह मेरी चारपाई बाहर छत की बालकनी में डाल देती है। उधर ना तो कोई पंखा है और ना ही कोई कूलर की सुविधा है। पूरी रात मच्छर काटते रहते हैं, पसीने से सारा बदन तरबदर हो जाता है और रात इतनी लंबी लगती है कि खत्म ही नहीं होती। इस अपमान को सहते हुए कितनी बार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, क्या इतने दुख दिखाने के लिए ही मुझे जिंदा रखा है? इससे अच्छा तो तू मुझे ऊपर उठा लेता। दूसरे दिन वह अपने बेटे से कहती हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे पास बहुत रह लिया, अब तुम मुझे वापस गांव छोड़कर आ जाओ। अब मैं तुम दोनों पर और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने हमारी बहुत सेवा कर ली, इसीलिए मैं लकड़ी के सहारे चल सकती हूँ, लेकिन फिर भी इस लकड़ी के सहारे घसीटते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। और तुम्हारी पत्नी ने जो मेरी सेवा की है उसका मैं पूरी ज़िंदगी एहसान मानूंगी और तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यह कहते हुए राधा जी को अपने पड़ोसी की बात याद आ जाती है। उसकी बातें कानों में गूंजने लगती है, जो कह रही थी, तू बड़ी भाग्यशाली है जो तुझे बेटा पैदा हुआ है। और आज वह बातें उनके कानों में गरम तेल की तरह चुभ रही हैं। राधा जी की बात सुनकर बेटा कहता है, माँ, मैंने तो वह घर बेच दिया है, तुम इतने बड़े घर का क्या करती? इसीलिए मैंने बाड़े में जो एक कमरा बना हुआ है उस कमरे को तुम्हारे रहने के लिए छोड़ दिया है। बाकी बड़े पक्के घर को मैंने बेच दिया है। उसके पैसे से अब शहर में एक नया घर खरीदने वाला हूँ। अपने बेटे के बात को सुनकर राधा जी दंग रह जाती हैं। बेटा, तुमने अपने पिता का घर मुझसे बिना पूछे बेच दिया, तो तुम उस घर का क्या करती? अकेली जान इतने बड़े घर में रहती। और वैसे भी तुम ही तो कहती हो ना कि बड़ा घर काटने को दौड़ता है, इसीलिए मैंने उसको बेच दिया। अब जाकर के एक कमरे में रहोगी तो तुम्हें वह बड़ा घर काटने को नहीं दौड़ेगा। वाह बेटा वाह, आज तुमने मेरे मन की सारे अरमानों को तोड़ दिया है। हमेशा से सोचती आई थी कि बेटा माँ का ख्याल रखता है,
बुढ़ापे की लाठी बनता है, लेकिन तुम जैसे बेटे बुढ़ापे की लाठी नहीं, बुढ़ापे का रोग होते हैं, जो अपनी माँ को सहारा तो देते नहीं बल्कि उनके पास जो कुछ है वह भी छीन लेते हैं। अब राधा जी का इस घर में क्या बचा था? वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कपड़े लेकर उस घर से निकल जाती हैं और वह मन ही मन प्रण करती हैं कि बेटा तुम मेरे बेटे हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे दांत नहीं खट्टे कर दिए तो मेरा नाम भी राधा नहीं। झक मार कर तुम्हें मेरा सारा खर्चा उठाना होगा। एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी रह चुकी हूँ। मैंने भी तुम्हारे पिताजी से सारे कानून सीखे हैं। बेटा मैं भी कानून जानती हूँ कि बच्चे अगर बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे, सता रहे हैं तो उन्हें गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। 2007 में जो कानून पारित हुआ था मुझे भी उसके बारे में पता है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह कहकर राधा जी सीधे वृद्धा आश्रम जाती हैं। कैलाश नाथ जी ने ही बताया था और कहा था कि कभी जीवन में हमारा बेटा हमसे सब कुछ छीन कर छोड़ दे, तुम अकेले पड़ जाना तो इसी वृद्धा आश्रम में आ जाना। अपने पति की बातों को सोचकर वे वृद्धा आश्रम में चली जाती हैं और वहीं से उन्होंने अपने बेटे को अदालत में घसीट लिया अपने गुजारे भत्ते के लिए। अब क्या था, यह लड़ाई थोड़ी सी लंबी चलती है, लेकिन अंत में जाकर राधा जी की जीत होती है और उनके बेटे आदित्य को उन्हें गुजारा भत्ता देना पड़ता है। गुजारे भत्ते के साथ साथ उनके दवाई दर्पण के लिए अलग से खर्चा उठाना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कानून बनाया गया है। इस एक्ट के तहत संतान को वृद्ध माता पिता और दादा दादी को उनके निवास, खान पान, स्वास्थ्य संबंधी समस्त उपचार, देख रेख सहित अन्य आवश्यक जरूरतों का खर्चा उठाना होगा। कानून के दायरे में बेटा बेटी पोता पोती आते हैं। यदि संतान खर्चा उठाने से मना कर रहा है और माता पिता को घर से निकालती है तो वृद्धजन कानून का सहारा लेकर अपना अधिकार ले सकते हैं। इस कानून के दायरे में नाबालिग संतान नहीं आती है। पात्रता के लिए 60 साल की उम्र जरूरी है। इस कानून का लाभ वे सभी वृद्धजन उठा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है। इसके अलावा माता पिता चाहे वे सगे हों या सौतेले या फिर उन्होंने बच्चा कानूनी तौर पर गोद लिया हो, वे भी अपनी संतान से खर्चा मांग सकते हैं। बस उनको यह करना होगा कि प्रताड़ित बुजुर्गों को इसके लिए वकील के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर करना होगा, जिसमें उनके साथ हुई जातियों, प्रताड़ना, मारपीट आदि घटनाक्रम की जानकारी देनी होगी। प्रिय दोस्तों, हाई कोर्ट में हुई कार्रवाई के बाद बुजुर्गों को उनका हक मिल सकता है। इसी सुविधा का लाभ राधा जी ने उठाया। उन्होंने अपने बेटे पर केस किया और उनके बेटे को मजबूरन उन्हें मेंटेनेंस गुजारा भत्ता देना पड़ा। इस तरह राधा जी अपने बाकी के जीवन को अच्छे से गुजार सकेंगी। प्रिय दोस्तों, यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी थी। अगर आपको हमारी यह कहानी जरा सा भी पसंद आई होगी तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि राधा जी ने जो किया वह ठीक था या नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हाँ ही लिखेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।